माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, द लव एंड डब हर्ट साउंड आर प्रोड्यूस ड्यू टू। लव और हर्ट साउंड जो प्रोड्यूस होता है हमारे हर्ट से, वो किस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। पहला ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ हर्ट वॉल, क्या हर्ट की जो वॉल्व होती वो ओपन होती तब प्रोड्यूस होता है, या फिर एक्शन ऑफ पैपिलरी मसल्स, हमारी जो हर्ट्स होता है, जैसे ये हमारा हर्ट है, नॉर्मली हर्ट बनाते तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल होता है उसमें छोटी छोटी क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी मसल्स प्रेजेंट होती, इसे क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या पैपिलरी मसल्स के एक्शन की वजह से लव और डब साउंड प्रोड्यूस होता है, या फिर क्लोजिंग ऑफ हर्ट वॉल, या फिर हर्ट की वॉल क्लोज होती उस कंडीशन में लव और डब साउंड प्रोड्यूस होता है, या फिर एक्टिविटी ऑफ पेसमेकर, पेसमेकर की एक्टिविटी की वजह से जो है लव और डब साउंड प्रोड्यूस होता है। लव और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल, मींस जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती हैं इन दोनों राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, ये दोनों वॉल क्या होती हैं, जब क्लोज होती हैं, क्लोजनिंग पे ये आवाज आती, ओपनिंग पे आवाज नहीं आती है। तो जैसे ही ये ओपन क्लोज होती हैं तुरंत ही लव और डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लव और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब हर्ट की वॉल्व जो है क्लोज होती हैं, उस कंडीशन में लव और डब साउंड प्रोड्यूस होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज क्लोजिंग ऑफ हर्ट वॉल। ओपनिंग पे नहीं आवाज आती है, कोई चीज बंद करो तब आवाज आती है, किसी चीज के खुलने पे आवाज नहीं आती है। तो ऐसे ही हर्ट की वॉल्व जब बंद होती है तब आवाज आती है, उसके खुलने पे आवाज नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली मेंटेन बाय विच प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा का ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बैलेंस को मेंटेन करता हो। पहला ऑप्शन है, क्या ग्लोबुलिन करता है, या फिर एल्बुमिन करता है, या फिर फिब्रिनोजेन करता है, या फिर थ्रोम्बिन करता है। ये प्रोथ्रोम्बिन और जो फिब्रिनोजेन, ये दोनों का रोल किस में होता है, ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद है क्या एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुमिन का काम क्या होता है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर। और ग्लोबुलिन क्या करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है, मींस जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो वो उससे क्या करता है, फाइट करता है। तो यहाँ पे एल्बुमिन क्या करता है, और एल्बुमिन कैन मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस इन आवर बॉडी। So the correct answer is B. Next question is, mammalian RBC जो मैमल्स की आरबीसी होती है उसका शेप कैसा होता है, मींस उसका नेचर कैसा होता है। पहला ऑप्शन, क्या वो बाइकॉन्केव सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, या फिर बाइकॉन्केव न्यूक्लिएटेड होता है, या फिर ओवल न्यूक्लिएटेड होता है। देखो हमारी आरबीसी तो न्यूक्लिएटेड होती ही नहीं है, न्यूक्लिएटेड नहीं होती हमारी आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, उसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ साइकिल जो होती है, मींस लाइफ स्पैन तभी तो आरबीसी का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी, उनके पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, बट आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो, क्योंकि इसमें लिखा है कि न्यूक्लिएटेड नहीं होती हमारी आरबीसी। हमारी आरबीसी कैसी होती है, उसका शेप होता है बाइकॉन्केव शेप का होता है, सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्रेशर मेनली इन्वॉल्व इन द। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है ये किसमें हेल्प करता है, क्लॉटिंग में तो नहीं करता, क्योंकि अभी हमने बात की है फिब्रिनोजेन क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस में कौन हेल्प करता है, एल्बुमिन करता है। बचा क्या, डिफेंस मैकेनिज्म, इसका मतलब हमारा ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। नीट में सबसे बेस्ट तरीका होता है पेपर सॉल्व करने का, जैसे अगर हम क्वेश्चन पढ़ लिए, जैसे हमने ये पढ़ लिया, हमें पता नहीं ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, अगर हमें दो का फंक्शन पता है, मींस फिब्रिनोजेन को क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है और जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को कौन मेंटेन करता है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद जो उससे रिलेट कर रहा है उसी पे हम टिक करेंगे। ये नहीं कि हमने थोड़ा सा पढ़ लिया उसके बाद टिक कर देंगे। ये जरूर देखना है कि कौन स्टेटमेंट में से ज्यादातर कैसे पूछा था, करेक्ट इनकरेक्ट पूछा था, कौन सा स्टेटमेंट मिसमैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा इसके लिए नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर हम क्लियरली पढ़ेंगे तब क्या होगा, इजीली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आज जैसे यहाँ पे हमें पता चल गया कि क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, फिब्रिनोजेन करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस में कौन हेल्प करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में जो एल्बुमिन करता है। बचा क्या, नन तो होगा नहीं, बचा क्या, डिफेंस मैकेनिज्म, इसका मतलब ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Next question is, person with dash and dash
ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड यूनिवर्सल डोनर। जो पहला गैपिंग दी गई, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। पहला ऑप्शन है, क्या ए बी निगेटिव को कहते हैं, या फिर ओ पॉजिटिव को कहते हैं, या फिर ओ पॉजिटिव ए बी निगेटिव, या फिर ओ निगेटिव ए बी पॉजिटिव, या फिर ए बी पॉजिटिव ओ निगेटिव। ए बी पॉजिटिव को क्या बोला जाता है? ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ निगेटिव क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। और ए बी पॉजिटिव क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABO ब्लड ग्रुप ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन। ये जो ABO ब्लड ग्रुपिंग होता है वो किस पे बेस्ड होता है? पहला ऑप्शन है सरफेस एंटीबॉडीज ऑन RBC, सेकेंड इज सरफेस एंटीजन ऑन RWBC, थर्ड इज surface antigen on RBC, and fourth is plasma antigen. ABO blood grouping is based on the surface antigen on RBC. RBC के surface पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उस पे जो है हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग जो होता है वो उसके ऊपर टोटली बेस्ड होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर्स। अब जो क्लॉटिंग होती है उसको रोकने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? कौन कौन सा चीज जैसे हमारी बॉडी में मटेरियल प्रेजेंट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज क्या Na+K+ करता है, या फिर Na+ और प्रोथ्रोम्बिन करता है, या फिर Na+ और थ्रोम्बोप्लास्टिन करता है, या फिर C++ थ्रोम्बोप्लास्ट। कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें प्ले करता है? ब्लड की क्लॉटिंग में। अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत नंबर्स ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट है तो कभी भी अगर हमें मतलब चोट लगती है, खून निकलने लगता है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? क्लॉटिंग हो जाएगी। मीन्स थोड़ी देर बाद हमारा ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, स्टॉप बंद हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? ब्लड की क्लॉटिंग में। सो द करेक्ट आंसर इज डी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन। कितने नंबर्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के पास? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 2। इसमें पूछा कितने पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के पास 4 पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है। कितने पेप्टाइड चेन होते हैं? 4 polypeptide chain are present in the single molecule of hemoglobin. So the correct answer is C. Next question is in which pair erythroblastosis fetalis occur? इन 4 में से ऐसा कौन सा पेयर है जिस कंडीशन में erythroblastosis fetalis जो है अकर होता है, किसी बेबी को ये डिजीज होती है? पहला ऑप्शन है क्या जब RH पॉजिटिव मेल होगा और RH निगेटिव फीमेल होगा तब, या फिर RH निगेटिव मेल RH निगेटिव फीमेल, या फिर RH पॉजिटिव मेल RH निगेटिव फीमेल, या फिर RH निगेटिव मेल और RH पॉजिटिव फीमेल। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस किस कंडीशन में अकर होता है? जब मेल कैसा होगा? RH पॉजिटिव होगा और फीमेल कैसी होगी? RH निगेटिव होगी। तब इस टाइप की कंडीशन उसके फ्यूटस में देखने को मिलती है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्रेनुलोसाइट अकर इन 4 में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि ए ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है? ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या क्या आता है? न्यूट्रोफिल, ईस्नोफिल और बेसोफिल। पहले हम 4 में से ऑप्शन देखते हैं। जहाँ पे न्यूट्रोफिल, ईस्नोफिल, बेसोफिल होगा वो तो नहीं होगा। जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा वो हमारा ए ग्रेनुलोसाइट होगा। अब देखो यहाँ पे ईस्नोफिल तो दिख रहा है, न्यूट्रोफिल है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये तो नहीं। उसके बाद ईस्नोफिल और लिम्फोसाइट, यहाँ पे देखो ईस्नोफिल प्रेजेंट है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पे बेसोफिल प्रेजेंट, ये ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Purkinje fibers mainly help in contraction of
प्रुकेंजे फाइबर्स जो है किसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है? मेनली अगर हमें पता होगा कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है तो हम इजिली बता सकते हैं कि किसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। पहला ऑप्शन दिया है क्या राइट ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन में, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के, या फिर वेंट्रिकल में, या तो अओर्टा। ये जो प्रुकेंजे फाइबर्स छोटे छोटे माइन्यूट फाइबर्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं। तो किसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? क्या वो डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर लीवर तक स्टार्ट उससे कहते हैं, या फिर किडनी से लीवर, या फिर लीवर से हार्ट, या फिर लीवर टू किडनी? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होता है और उसकी एंडिंग मीन्स जाता कहाँ तक है? लीवर। डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर लीवर तक इनके कनेक्शन को क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज इज ड्यू टू। कोरोनरी डिजीज जो होता है हमारे हार्ट में जो डिजीज होती है वो किसकी वजह से होता है? पहला ऑप्शन है क्या स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से होता है, या फिर पेरिकार्डियम में सूजन आ जाता है उसकी वजह से, या फिर हमारी हार्ट की वॉल जो होती है वो वीक हो जाती है उससे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या फिर जो है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल, या फिर हार्ट की मसल के पास प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। जब हमारी हार्ट की मसल्स में जो है प्रॉपरली ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है मींस प्रॉपरली ब्लड का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है उसे कोरोनरी हार्ट डिजीज बोला जाता है। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या होता है? जब इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होती है किसकी? टू द हार्ट मसल। हार्ट की मसल को जो प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता है उसे कहते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Next question is the most active phagocytic white blood cell are। सबसे ज्यादा एक्टिव फैगोसिटिक का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना। तो कौन सा ऐसा व्हाइट ब्लड सेल है जो कि फैगोसिटिक का काम करता है? मींस कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल्स या कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है तो उसको वो किल कर देता है। पहला ऑप्शन है क्या इस्नोफिल या लिम्फोसाइट करता है, या फिर न्यूट्रोफिल मोनोसाइट करता है, या फिर न्यूट्रोफिल इस्नोफिल करता है, या फिर लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैगोसिटिक का मींस किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? हमारी बॉडी में जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट प्रेजेंट होते हैं। लिखा गया है प्रॉपरली बुक में लिखा गया कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों फैगोसिटिक का काम करते हैं। फैगोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं, फैगोसिटिक भी हम बोल सकते हैं। मींस कोई भी फॉरेन मटेरियल कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? उसे किल कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में ये चैप्टर है और जो मेन ये टॉपिक है फॉर्म एलिमेंट जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में दिया गया। इससे क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है और जिसके शेप्स बने हुए हैं उस टॉपिक पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं हर साल इस चैप्टर से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% होता है कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और पूछा भी जाता है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे चैप्टर हैं उन सब के अच्छे MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से MCQs इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।